युवा तो है नहीं उनके अंदर। जब ये सम्मेलन युवा के नाम पे कर रहे हैं, युवा वहाँ पर है नहीं, सारे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो युवा इनके प्रोग्राम में युवा ही नहीं, तो वो युवा का भविष्य कहाँ पे देंगे ये? कि कुछ छात्र नेता ऐसे भी हैं जो छात्रों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। भाई कोई किसी की री आ गई या कोई एग्ज़ाम क्लियर कराना है या और जो भी पढ़ाई के दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको क्लियर कराने के नाम पे भी ऐसे पैसे ऐंठ लेते हैं। ये मैं पूर्णतः 100% सहमत हूँ इस बात से। जब ये राजकुमार सैनी वाले वाक्य हुआ तब मैं 18 साल का था। हम ये 2016 की बात है, अब 2026 लगी, 10 साल हो गए। हमने अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस की, हमारे पर मुकदमे लगे, फिर हमने जेलें काटी। भाई चाहे वो इस आद में जेल में जाने की बात हो, चाहे वो दीन जेल की बात हो, चाहे वो कुशेतर जेल की बात हो, आस पास किसी कोई जेल नहीं जहाँ पे हम नहीं भेजे गए। दिग्विजय चौटाला जी खास बात है जी, वो अगर आप कभी उनके पास में बैठ के आप बात करोगे ना, आपको मतलब भाई वाली फीलिंग आएगी, मतलब अपने वाली। देखो मैं आम घर से बिलोंग करता हूँ, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि भाई वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन है, भाई बड़े खानदानी वो है, नहीं। हमें लगेगा कि भाई अपने जैसा भाई है, और जहाँ हमें ये लगे ना कि अपने जैसा भाई है, वही अपनी आवाज़ उठा सकता है। नए कोर्स इसलिए खोले हैं ताकि इस वीसी को एक्सटेंशन मिल जाए, दिखाने के लिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए, पढ़ाई नहीं है। उन कोर्स का क्या फ़ायदा जहाँ 2-2 लाख रुपए हमें फीस देनी पड़ रही है, पढ़ेगा कौन उनके अंदर? अब यहाँ पे अंबानी टाटा के लड़के तो आते नहीं, यहाँ पे कोई पढ़ लेगा, अफोर्ड कर पाया। सारे आम घर के बच्चे आते हैं, वो 2-2 लाख फीस अफोर्ड कहाँ करेंगे? ये सिर्फ अखबारी बयानबाजी है, इनका सिस्टम है, इन्हीं की सरकार है, सारे एक ही विचारधारा के सारे वीसी बैठे हैं, छात्रों से इनका कोई मतलब है नहीं। 2016 का जो वाकया हुआ था राजकुमार सैनी वाला, और उसमें कहीं ना कहीं संदीप भारती भी आपके साथ थे, आप 5 लोग थे। तो संदीप भारती से और आपकी जो है वो राहें अलग कैसे हुई? आखिर क्या वजह थी कि पहले तो एक दूसरे के लिए जीते मरते थे, है ना, एक दूसरे का साथ देते थे, क्या वजह रही कि राहें अलग अलग होगी? एमएलए बनने के बाद मुझे आप एक काम बता दीजिए जो हमारी विधानसभा उन्होंने करने का काम किया। एक काम सिर्फ गोडे मोड़ने, चल ठीक है, गोडे मोड़ दिए, चले गए, बैठ गए। आप वो पीछे की वो वीडियो भी वायरल हुई थी, वो हमारे विधायक जी पानी में चले हुए थे जब फसल खराब हुई थी। ऐसे बोले थे कि भाई अभी वीडियो आ नहीं रही है, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, पानी अच्छे से देखो, पानी अच्छे से दिखाओ। वो हुई थी वायरल। हाँ वो वायरल। ये सिर्फ सोशल मीडिया के नेता है। हम तो वहाँ धरने बैठ के इंकलाब जिंदाबाद, ये करो वो करो, हम तो ये करते हैं, और पास से कुछ ऐसे लोग भी गुजर जाते हैं जो पीछे लड़की बैठा रहे हैं, वहाँ घूम गेड़ी मार रहे हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं भाई, कोई मूवी देखने चला गया, कोई अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, कोई गाड़ियाँ घुमा रहा है। बहुत बार मन में आता है कि यार कहाँ इस झंझट में फंस गए यहाँ पे। शायद धरना रखो वहाँ पे, शायद 100 घर छोड़ के ना अपना फिर अगले दिन क्या जेल में सोना पड़ जाए, वार्ड में सोना पड़ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद खास नौजवान हैं, युवा हैं, हम उम्र हैं, और फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं छात्र नेता हरिकेश डांडा है। वो जाना हुआ चेहरा जो हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, छात्रों के जो कहीं न कहीं मुद्दे होते हैं उनके मुद्दों को और ज़्यादा बुलंद करने के लिए, या फिर छात्र राजनीति में जो जो दिक्कतें उन स्टूडेंट्स को, छात्रों को आती हैं, हम कॉलेजेस की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें, तो बड़े बढ़ चढ़कर जो है वो हरिकेश डांडा उनकी आवाज़ को उठाते हैं, और बड़े दबंग और बुलंद तरीके से जो है समाज के अन्य मामलों को लेकर भी बहुत बार हरिकेश डांडा ने अलग अलग मुद्दों को उठाया है। और उन्हीं के चलते हरिकेश डांडा पर जो है वो करीब 15 से ज़्यादा मामले दर्ज भी हुए हैं। और आप सबको ध्यान होगा, जब कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी बीजेपी के सांसद होते थे तो उनको लेकर भी एक प्रकरण चला था। वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो 5 लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजकुमार सैनी पर जो कालिक फेंकी थी, और उसमें 5 लोग जो थे उसमें एक हरिकेश डांडा भी थे। तो आप सब लोगों को ध्यान आ गया होगा। और फिलहाल की अगर बात करूं, पहले इनका संगठन केएसओ था जो ये संगठन चलाते थे, और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है वो इनसो ज्वाइन की है।
इनसो जो है वो आप तमाम लोग जानते हैं, जननायक जनता पार्टी का छात्र संगठन है, जो कि जेजेपी का एक पार्ट है इनसो। और कहीं ना कहीं और भी अन्य छात्रों के ऐसे मुद्दे, वो सारी की सारी बातें इन पे करेंगे। और एक और विषय, बड़े लंबे समय से जो ये हैं, इनको यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU, उसमें ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और फिलहाल मामले जो इन्होंने उठाए थे, बहुत सारे काम जो इन्होंने छात्रों के लिए किए थे, उसी के चलते इनको चौथी बार यूनिवर्सिटी से जो है वो इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। तो सारी की सारी बातें करेंगे, छात्र राजनीति की बातें करेंगे और वैसे ही राजनीति की बातें करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है इनका राजनीति में आना। क्योंकि बहुत सारे छात्र, बहुत सारे युवा चाहते हैं, वो अलग अलग नेताओं के साथ रहते हैं कि हम भी राजनीति में आए। तो सारी की सारी बातें इस पॉडकास्ट में हम हरिकेश डांडा से करेंगे। तो डांडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब सबका। जी अच्छा, सबसे पहला सवाल कि आप लंबे समय से जो है वो एक्टिव हैं, स्कूल टाइम से ही आप आगे थे छात्र राजनीति में और अलग अलग लेवल पर आप रहे, अलग अलग लेवल पर आपने काम किया। आपका KSO नाम से अपना एक संगठन भी था, लेकिन अभी हाल ही में आपने जो है इनसो ज्वाइन की, दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में आपने जो है इनसो ज्वाइन की। और कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल भी आते हैं कि जब आपको कोई संगठन, पार्टी का संगठन ज्वाइन करना था, तो और भी बहुत सारी पार्टियां थी। हम बीजेपी के ही छात्र संगठन की बात करें, जो कि युवाओं का संगठन है ABVP, आप उसमें जा सकते थे। कांग्रेस की बात करें, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है NSUI, उसमें आप जा सकते थे। और जेजेपी की ही अगर मैं बड़ी पार्टी की बात करूं, जो कि पहले एक होती थी इनेलो, उसका भी छात्र संगठन है ISO, उसमें आप जा सकते थे। आम आदमी का भी है, यानी कि अलग अलग पार्टियों के हैं। तो पहला मेरा सवाल, इनसो को आपने क्यों चुना? क्योंकि फिलहाल इनसो को लेकर या जेजेपी को लेकर जो वातावरण प्रदेश में है, वो आप भी भली भांति जानते हैं। तो आखिर क्यों आपको लगा कि मुझे इनसो में ही जाना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं मैं, आपने अभी पार्टी नाम लिए थे जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, चाहे BP हो चाहे NSY हो, लेकिन एक्चुअल बात क्या है जी, ये संगठन है, ये कोई विचारधारा संगठन नहीं है, ये स्टूडेंटों के लिए काम करने वाले संगठन नहीं है। अभी आप देख लो, आप एग्जाम्पल उठा लो NSY का। जी, पूरे हरियाणा के अंदर मैं आपको शर्त लगाए बता सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष का नाम तक भी नहीं जानते होंगे। बोलने को नेशनल लेवल की पार्टी है, कोई नाम तक नहीं जानता। क्यों? कि वो लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, वो स्टूडेंटों के लिए काम ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ किसी न किसी नेता के लिए काम करते हैं। उस नेता के चारों तरफ घूमते हैं। हम देसी भाषा में बोल रहे हैं कि भैया तो बस पानी हमारा है, चमचे सब एक होता है। हाँ बस, हाँ बस यही है। हाँ भाई, घूम फिर चुके तो अपना पद ले लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है छात्रों की लड़ाई से, छात्रों की समस्याओं से, उनके संघर्ष से। जी, इसलिए हमने देखा, अगर लंबे समय से किसी ने छात्रों की आवाज़ उठाने का काम किया है तो वो सिर्फ इनसो है। इसलिए हमने सोचा कि हम एक और एक को 11 बनाने का काम करते हैं। और जो लड़ाई हम पहले से लड़ रहे थे छात्रों की हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि दिग्विजय की बात करें, वो पहले खुद इनसो को लीड करते थे, कभी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर वो जेजेपी में युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दुष्यंत चौटाला की बात करें, प्रदेश के युवा सांसद वो रहे और युवा डिप्टी CM वो रहे। और कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ जो है वो भी उठाने का काम करते हैं और दावा करते हैं कि जो जेजेपी और इनसो है, ये असल रूप में जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज़ को उठाती है, युवाओं को ज़्यादा मौका देती है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, हम चाहे इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो जननायक जनता पार्टी है, ये युवाओं को ठगने का काम करती हैं, युवाओं को इस्तेमाल करती हैं। और जो एक युवा का जो एक चरम सीमा पे होता है ना, उसकी जवानी, जब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा काम करते, कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मैं इस एक एज फैक्टर होता है कि इस एज में मैं कहीं ना कहीं ये सारे के सारे काम करूँगा, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होता है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। और जब उसका यूज़ कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है, उसको फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें सामने आती है। नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये पार्टी युवाओं का यूज़ करने की पार्टी नहीं है, ये पार्टी युवाओं को जगह देने की पार्टी है। ये वो पार्टी है जहाँ पर युवा अपना भविष्य देख सकता है, जहाँ पर युवा अपना संघर्ष करके अपना आगे के जो सपने हैं, जो उन्होंने समाज के लिए कुछ बड़ा करना है, जो समाज में बदलाव लेके आना है, उसके लिए ये जगह है। आपको बताना चाहता हूँ, आप जितनी भी बाकी पार्टियां हैं, कहाँ युवाओं की जगह है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। किसी भी पार्टी में है, आप चाहे बीजेपी उठा लो, आप चाहे कांग्रेस उठा लो,
आम आदमी पार्टी उठा लो, इनल उठा लो, युवा कहाँ पे है? युवा तो है नहीं उनके अंदर। युवा सिर्फ और सिर्फ जेजेपी में है। और मैं तो ये कहना भी चाहता हूँ भाई, जितने मेरे दर्शक सुन रहे हैं भी, अगर आज के समय में युवाओं के लिए कोई जगह है मेहनत करने की, समाज को बदलने की, इस युवा साथियों आगे लेके जाने की, वो सिर्फ एकमात्र जेजेपी है। अच्छा, जेजेपी को मतलब इनसो का आपने चुना, उसका छात्र संगठन है, तो दुष्यंत चौटाला से आपकी पहले मुलाकात हुई ज्वाइन करने से पहले? हमारी मुलाकात दिग्विजय चौटाला जी से भी हुई थी और डॉक्टर जे चौटाला जी से भी हुई थी और दुष्यंत जी से भी हुई थी। दिग्विजय से आप पहले मिले थे ज्वाइन करने से पहले? हाँ बिल्कुल, हमारी 3-4 दौर की वार्ता हुई ज्वाइनिंग करने से पहले। हमने जितना मिला, हमने जितना सुना था भाई, जो हमने सोचा था वो सेम मिलने के बाद वैसा हुआ। भाई आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक दिग्विजय चौटाला जी खास बात है जी। वो, अगर आप कभी उनके पास में बैठ के आप बात करोगे ना, आपको मतलब भाई वाली फीलिंग आएगी, मतलब अपने वाली। देखो मैं आम घर से बिलोंग करता हूँ, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि भाई वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन है, भाई बड़े खानदानी वो है, नहीं। हमें लगेगा कि भाई अपने जैसा भाई है। और जहाँ हमें ये लगे ना कि अपने जैसा भाई है, वही अपनी आवाज़ उठा सकता है, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन जो उनकी छवि है, जो विरोधी लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं भाई बड़े राजघराने हैं, बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, क्योंकि ताऊ देवीलाल का बड़ा राजघराना है राजनीतिक रूप से हरियाणा के लिहाज से देखे तो। कहते हैं ना भाई चांदी की चम्मच लेके पैदा होना है, मतलब वो वाला फील नहीं आता? नहीं देख, मुझे आज तक कभी वो फील नहीं आया। जितना भी मैं 5-7 बार जितना मैं मिला हूँ, उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद भी मैंने काम किया है, तो मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मुझे यही लगा कि वो ज़मीन से जुड़े लोग हैं। आप अभी देख लो, आज के समय अगर प्रदेश भर में लोगों के बीच कोई रहने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी हैं। उनके अलावा जितने भी पार्टी हैं, कोई भी लोगों के बीच में नहीं है। वो कंटिन्यू लोगों के बीच में रह रहे हैं। अभी भी युवा योद्धा के प्रोग्राम चल रहे हैं और अभी आने वाली 13 मार्च को युवा का एक बड़ा आक्रोश रैली भी है, जनसैलाब हांसी में है। आपको देखने पता चलेगा, वहाँ पे युवाओं का जनसैलाब आपको देखने पता चलेगा। तो लंबे समय से इलेक्शन के बाद में अब ये आपने सुना होगा ना कि भाई इलेक्शन के समय में नेता आते हैं, हाँ। लेकिन ये इलेक्शन खत्म होने के बाद भी लोगों के बीच में है, उनके बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समाधान के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। मतलब फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं? हाँ, फुल टाइम राजनीति नहीं है। हाँ, पार्ट टाइम नहीं है। ऐसे हरियाणा में बहुत सारे नेता हैं, हमारे हिसार के आसपास भी हैं और भी कई जगह हैं, जो सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। बिल्कुल, चुनाव के टाइम में ही उनको लोग दिखते हैं, चुनाव के टाइम में उनको अपना विधानसभा क्षेत्र दिखता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, और चुनाव हार या जीत उसके बाद फिर वो नजर नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे नेता है, लोग उनका नाम भी जानते हैं। अच्छी बात है, आप जैसा बता रहे हो कि युवाओं के बीच रहते, लोगों के बीच रहते हैं। अच्छा, मैं राजनीति की बातें आपसे करूंगा डाणा साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ जानना चाहूँगा कि दर्शकों को ही पता लगे, आपका गांव, आपका विधानसभा क्षेत्र और पढ़ाई आपने कहाँ से शुरुआत की और क्यों लगा कि मुझे राजनीति के अंदर आना चाहिए। थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। क्योंकि मेरा गांव बुडाना गांव है, ये नारनौल विधानसभा के अंदर आता है और डिस्ट्रिक्ट आपने बताया सारा, अब तो हमारा हासिल हो चुका है। हाँ, तो जब हम स्कूल में जाते थे, मैंने अपनी 12th करी है नॉन मेडिकल से, हमने बुडाना गांव में हमारा स्कूल था, बाजोती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं से की। उसके बाद मैंने इस साल 11th में जाट स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया था। 12th मैंने वहाँ तक की। उसके बाद मेरा एडमिशन था जाट कॉलेज में, यहीं से पास आउट होकर मैंने ग्रेजुएशन में वहीं पे अपना एडमिशन ले लिया। लेकिन वहाँ पढ़ाई के दौरान हमें जितना महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्या होती थी, भी कभी पीने का पानी की समस्याएं। जैसे अगर मैं आपको जाट कॉलेज की बताऊं तो यहाँ पर कैंटीन तक भी नहीं थी, कैंटीन भी बंद पड़ी थी। अब मान लो स्टूडेंट कहाँ जाए, भाई कुछ खाएगा, दिन में भूख लगे कुछ पिएगा, ऑडिटोरियम में वो बंद पड़े थे, फीस इतनी आई थी, पीने का पानी है उसकी भी पता नहीं सुविधा थी नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक फेज करनी पड़ती स्टूडेंट को। जब उनकी समस्याओं की जब उनकी बात करते थे तो कोई समाधान करने वाला कोई था ही नहीं। हम जब भी जाते प्रिंसिपल के पास जाते कि सर हमारी ये समस्या आ गई में, हम उसकी बात उठाते तो वापस वो दबाव बनाने का काम करते थे समाधान की बजाय। वो सिर्फ धमकी देते थे कि हम तुम्हारा नाम काट देंगे, हम तुम्हारे नंबर कट कर देंगे, पुलिस केस करवा देंगे। फिर हमने सोचा अगर इस व्यवस्था को बदलना है, इस तानाशाही को ख़त्म करना है, तो हमें खुद इस मैदान में उतरना पड़ेगा और इस व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद हमने सोचा कि हम खुले तौर पर छात्रों की समस्या को उठाने का काम करेंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तब से हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको करीब 8-10 साल हो गए हैं छात्र राजनीति करते, यानी कि पढ़ाई के साथ ही आपने शुरू कर दिया, पढ़ाई तो अभी आप कर ही रहे हैं। तो केएसओ आपने जो संगठन बनाया, तो क्या कुछ सोच के ये संगठन आपने शुरू में बनाया था
और आपके कोई और साथी जो उस वक्त थे, संदीप भारती थे, तो और भी कुछ लोग होंगे या अन्य लोग, तो फिर आज से कैसे मन में आया कि ये चीज़ें बनानी चाहिए? शुरुआत कैसे की छात्र संगठन नाम के? यानी कि आपने जो स्टेप उठाया है, आप मेरा सवाल समझेंगे, आज आपने स्टेप उठाया कि मुझे किसी छात्र संगठन में यानी कि पार्टी के दल में शामिल होना चाहिए, वो आप हो गए हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे किसी दल की बजाय अपना बनाना चाहिए? देखिए, एक्चुअल बता क्या बात है, जब हमने हमारा संगठन बनाया था क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये सोच के बनाया था कि भी एक बार हम खुद मैदान में उतरते हैं, हमें ही पता चले कि भाई क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने किसी की साथ जुड़ने की बजाय अपना खुद का संगठन खड़ा करना अच्छा लगा। और हमने उस समय जो हमारी जो थिंकिंग थी, उस जो हमारी उम्र थी उस समय में, जो हमारे अंदर एनर्जी थी, उसके हिसाब से हमें लगा कि हम एक खुद की ऐसी टीम खड़ी करते हैं प्रदेश भर में जो छात्रों के लड़ने का काम करेगी। इसलिए हमने कहीं पे जुड़ने की बजाय उस टाइम पे हम खुद के अंदर डेवलप करना चाहते थे, खुद की थिंकिंग पैदा करना चाहते थे, खुद को हम रिफाइन करना चाहते थे, खुद संघर्ष के मैदान में हम उतरना चाहते थे। और जब भी हमने संगठन बनाया उसके बाद ही हमने हमारी लड़ाई शुरू कर दी थी। मैं आपको छोटा किस्सा बताऊं, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल बंद था जाट कॉलेज का, और कैंटीन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया बंद थी। मैं वहाँ पे ज्ञापन देने चला गया प्रिंसिपल को जी, कि मैंने बोला कि मैं सर जी वहाँ आप ये कैंटीन वगैरह खोल दीजिए, स्टूडेंटों बाहर जाना पड़ता है खाने पीने के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। और बॉयज़ हॉस्टल की में बाहर लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, हम घर से आते हैं, पीजी का खर्चा 7 हज़ार रुपये उस टाइम तो बहुत था, बहुत ज़्यादा। हमने बोला कि बाहर देना पड़ता है। और जितने भी यहाँ पे पढ़ते हैं सारे गांव देहात के लोग आते हैं, किस आम परिवार से हैं, सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। जब सुविधा है, हॉस्टल है, तो आपने इसको बंद क्यों कर रखा, आप इसको खोल दीजिए। उनका ये कहना था मेज़ की प्रमुख मार के कि भाई हम तो किसी भी हालत में इसको नहीं खोलेंगे, चाहे तो कुछ भी कर ले। अगर ज़्यादा ऐसा बोला? हाँ, अगर तो ज़्यादा ऊंच नीच करेगा तो हम पुलिस को बुलाकर केस करवा देंगे। हमने पहली लड़ाई इसी को लड़ने का काम किया था। यहाँ पर मैं भूख हड़ताल पे बैठा, कम से कम भी 11 दिन सिर्फ पानी मैंने अनशन भी किया, और बहुत सारे साथ वाले साथी ने अच्छा सहयोग भी किया और स्टूडेंट ने सहयोग किया। उस सहयोग से हमने उस लड़ाई को जीतने का काम भी किया था। तो आपको मतलब रेस्टिगेट जो कर रखा, मैं उस पर आऊँगा, आप तीसरी चौथी बार रेस्टिगेट हुए हैं। हाँ, तो कब आपको रेस्टिगेट किया और उसका कारण उनकी तरफ से क्या बताया गया? मतलब आप तो छात्रों के मुद्दे उठा रहे होंगे, फीस बढ़ोतरी या जो भी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, तो क्यों रेस्टिगेट किया, आपको कारण क्या बताया देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से? हमारी यूनिवर्सिटी में क्या मामला है, वहाँ की जो फीस है ना वो इतनी आई है, अगर हम कंपेयर करें ना अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे हम एमडी से कंपेयर करें, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, 2 गुना का डिफरेंट है। जो सेम कोर्सेज है? हाँ, सेम कोर्सेज हैं। ऐसे ऐसा मामला, यहाँ से लाख की फीस है, 1 लाख रुपए है। अभी नया कोर्स आया है नर्सिंग का, 2 लाख रुपए फीस है। भी आम घर का बच्चा, आम परिवार का, किसान का, मजदूर का, वो 2 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करेगा? फिर सरकारी विश्वविद्यालय का फीस फर्क क्या रहेगा फिर? ये मुद्दा भी आपने उठाया था। हाँ, हमने ये मुद्दा उठाया। अपने जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज हैं और हम आसपास की यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, जींद की बात करें, हिसार की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, या फिर रोहतक की बात करें, जो सेम कोर्सेज है, सिरसा यूनिवर्सिटी में अलग फीस है उसकी, हिसार यूनिवर्सिटी में अलग फीस है, रोहतक में अलग है, जींद में अलग है। तो ये जो फ़र्क है, कोर्स सेम है, चीज़ें सेम है, तो ये डिस्टेंस क्यों है? ये सब पैसे खाने का धंधा बना रखा है। हम मान सकते हैं किसी विश्वविद्यालय में 2-4 हज़ार का डिफरेंट मिल सकता है, तो अलग अलग लोकेशन होगी, मिल सकता है, कोई बड़ी सुनी है। लेकिन यहाँ पर तो कम से कम भी 20-20 हज़ार रुपये का डिफरेंट भी है। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना? बहुत ज़्यादा। कहाँ से क्या अलग सुविधा क्या यहाँ पे? ये सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई का संस्थान नहीं है, ये पैसे लूटने का संस्थान है, लोगों को लूट खसोट करने का संस्थान है, और अपनी जेबें भरने का संस्थान है। विश्वविद्यालय होते हैं शिक्षा के मंदिर जी। और ये जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय इसलिए थे ये ताकि आम घर का बच्चा जो है इजीली अपनी फीस अफोर्ड कर पाए, इसलिए बनाए गए थे। फिर प्राइवेट शिक्षा स्थान में और सरकारी में डिफरेंट क्या रहेगा? यहाँ से 2-2 लाख रुपए हमें फीस देनी पड़ रही है, फिर फायदा क्या हुआ? फिर सरकार क्या सुविधा दे रही है? ये यूनिवर्सिटियाँ फिर सुविधा क्या दे रही हैं? कम से कम पढ़ाई में तो स्टूडेंट को सुविधा होनी चाहिए ना। हमने इसी चीज़ की हमने आवाज़ उठाई थी, हमने लड़ाई लड़ी अच्छे से, जोर शोर से। इन्होंने मुझे पहले धमकी दी, रेस्टिगेट किया मुझे, हमने दोबारा फिर लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारा वो बहाल कर दिया। उसके बाद बीच में बहुत सारी समस्या आई, जैसे हॉस्टल के दौरान, एडमिशन के दौरान छात्रों को हॉस्टल ना मिलना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है लेकिन छात्र लाइब्रेरी में सो रहे हैं। आप भरोसा नहीं करोगे इस बात के ऊपर, बताओ, क्लास स्टार्ट हुई किसी छात्र की,
एक छात्र था, आपको किस्सा बताता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर का, जी। या पेंटिंग डिपार्टमेंट का छात्र था। उसकी क्लास 22 तारीख से स्टार्ट होगी, वो 23-24 को यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन उसको हॉस्टल नहीं मिल रहा है। अच्छा। वो रात भर लाइब्रेरी के अंदर सोया, लाइब्रेरी में रात काटी उसने। रात काटी। मेरे पास का फोन आया कि किस भाई हाँ ऐसे ऐसी समस्या होगी, हॉस्टल दे रहे हैं। हम वहाँ लेके पहुँच गया, मैं पेंटिंग की जो मोदिया जी हमारी हैं चेयरमैन, उनके पास मैं पहुँच गया। मैम आप ही का बच्चा है, हॉस्टल नहीं मिल रहा है, फिर अपने क्लास क्यों स्टार्ट कर दी? अब बच्चा कहाँ रहे, 12 होटलों में कैसे रहेगा वो बताओ? उनका मुझे जवाब था कि भाई तू ज्यादा टेंशन मत ले, वो हमारा काम, हम क्या करें क्या नहीं करें। इसी बात पे उन्हें मुझे स्टिकेट करवा दिया। लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। हाँ, ऐसे बताओ। बहुत सारे छात्र नेता हरियाणा में अलग अलग पार्टियों से भले ही जुड़े हों, आवाज तो कम से कम उठाते हैं। और हरियाणा से अलग भी हम बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बहुत सारे छात्र नेता हैं जो आवाज उठाते हैं, अड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, जहाँ जरूरत होती है हर तरीके से बात करते हैं। तो ऐसा व्यवहार तो उनको नहीं करना चाहिए। इसी बात में मुझे स्टिकेट करवा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनवाने के लिए। उसके बाद में दोबारा सीरीज हुआ गया, फिर उसके बाद हमने फीस वाला ही मारा, आंदोलन चला, उस पर दोबारा मुझे स्टिकेट कर दिया। हमने वो लड़ाई भी लड़ी और हमने फीस भी वापस करवाने का काम किया उस टाइम पे, लेकिन अब तो उन्होंने वापस ली नहीं, वो धोखा कर दिया साथ में कोई वापस नहीं ली, झूठ उठा दिया, झूठा नोटिस निकाल दिया, दोबारा फिर मुझे स्टिकेट कर दिया। उसके बाद तीसरी बार से सेम यही कोई ऐसा स्टूडेंट का इशू था। और चौथी बार तो की बात तो क्या हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फीस तो छोड़ो, पीने का पानी भी अच्छा नहीं था। उसको पीने के बाद जो वहाँ के जो छात्र है ना, उनको पीने से आंतों की समस्या होगी, 3-4 छात्रों को मतलब बीमार हो गए और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई है। हमने चेक करवाया, पानी देखा पीने लायक है ही नहीं। वॉशरूम देखे जीजेयू के, वॉशरूम के अंदर आप जा नहीं सकते, वहाँ पे इतनी सफाई नहीं रहती वहाँ पे। लेकिन आपके जो मौजूदा वीसी है नरसिंहराम बिश्नोई, वो तो लगातार जब भी मीडिया से बातचीत उनकी होती है, या कोई लेख आता है, या उनको कोई बयान आता है, या अन्य भी यूनिवर्सिटी प्रशासन का बयान आता है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम बेहतर सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दे रहे हैं, नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पे MOU साइन हो रहे हैं, और बहुत सारी इस तरह की वातावरण की बात, तो सबसे अच्छा वातावरण जो जी यूनिवर्सिटी का बताते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ नए कोर्सेज का मामला क्या है। इन्होंने नए कोर्स तो खोल दिए, उसका बात छात्रों के ऊपर पड़ रहा है। इन्होंने नए कोर्स सिर्फ इसलिए खोले हैं ताकि इस वीसी को एक्सटेंशन मिल जाए, दिखाने के लिए। वो सिर्फ दिखाने के लिए, पढ़ाई नहीं है। उन कोर्स का क्या फायदा जहाँ 2-2 लाख रुपए हमें फीस देनी पड़ रही है? पढ़ेगा कौन उनके अंदर? अब यहाँ पे अंबानी टाटा के लड़के तो आते नहीं, यहाँ पे कोई पढ़ लेगा, अफोर्ड कर पाया। सारे आम घर के बच्चे आते हैं, वो 2-2 लाख फीस अफोर्ड कहाँ पड़ेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अखबारी बयानबाजी है, इनका सिस्टम है, इनकी सरकार है, सारे एक ही विचारधारा के सारे वीसी बैठे हैं, छात्रों से इनका कोई मतलब है नहीं। मैंने को बताया पानी का कोई बड़ा इशू था, बात वॉशरूम का कोई बड़ा इशू था, वहाँ की लाइब्रेरी है जीजेयू की। आप छात्र तो 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी के अंदर 200 प्लस की सीटिंग है, कहाँ पढ़ेंगे बताओ? हमने ये आवाज़ उठाई। ये तो अवेयरनेस की चीजें हैं, उनको तो ध्यान में संज्ञान में और लेना चाहिए। अगर मान लो दूषित पानी आ भी रहा है, उसका TDS चेक करवाएं, टीम को बुलाएं। अगर मतलब कहीं ना कहीं लापरवाह हो रही है और आप लोग बताते हो तो संज्ञान लेना चाहिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को। संज्ञान नहीं लेते, ये दबाने का काम करते हैं ताकि आने वाले समय में कोई भी छात्र आवाज़ उठाने की हिम्मत ही ना करे। इसका नतीजा मुझे क्या मिला? होना तो ये चाहिए था भी हम अगर डिमांड्स लेके जाते हैं ना, उनका समाधान करो, होना तो ये चाहिए था। लेकिन मिला क्या? मुकदमे और रस्टिकेट लेटर। मुझे वहाँ से ये मैंने आवाज़ उठाई, मैंने प्रदर्शन किया तो रस्टिकेट कर दिया। उसके बाद हमने फिर नहीं माने, फिर हमने धरना रख दिया अंदर जाके, वहाँ से फिर मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए। HU में जब धरना चला था, मुझे याद है, उसमें भी आपकी बड़ी अच्छी भूमिका थी। आपके और भी छात्र साथी थे, अलग अलग लोग थे उसमें, प्रोफेसर लेक्चरर भी थे और आम लोग भी थे। मतलब जो HU का धरना चला, जो लाठीचार्ज हुआ था, तो आपकी भी बड़ी अच्छी भूमिका थी। और जो ये मामले आप बता रहे हैं, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी में और चाहे किसी प्रदेश की हो, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो इसी को लेकर जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है राणा साहब, कि लंबे समय से हरियाणा में डायरेक्ट जो है वो छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, और आप छात्र नेता हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, और जिस पार्टी जिस संगठन में अभी आप जुड़े हुए हैं हिंसों में, उनकी भी लंबे समय से ये कहने की मांग रही है। हालांकि वो सरकार का हिस्सा भी रहे, कुछ चुनाव भी हुए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हुए, इनडायरेक्ट चुनाव हुए थे प्रदेश में। तो डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, क्या आप इसके हक में हैं और क्या फॉर्मूला आप मानते हैं? देखिए, हम बिल्कुल इसके हक में हैं, छात्र चुनाव होने चाहिए, और डायरेक्ट चुनाव डायरेक्ट उससे ही होने चाहिए वो। और रही बात आपने बताया कि अभी सरकार में थे, जैसी समाज ने ताकत दी थी वैसा सरकार में रहे हैं,
वैसा एक बाई इलेक्शन बहाल करवाने का काम भी किया था इनसों ने, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, उसके अंदर वैसे इलेक्शन नहीं हो सकते थे, फिर सरकार से आउट हो गए वो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर छात्र संघ चुनाव एक ऐसा जरिया है जी जहाँ पर आम घर के बच्चों को मौका मिलेगा, जो ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे युवा हैं, जो ऐसे संघर्षशील साथी हैं जिनके अंदर काबिलियत है कुछ अच्छा करने की, जो एक सोच रखते हैं युवाओं का भविष्य बदलने की, जो सोच रखते हैं छात्रों को ऊपर लेके जाने की, उनको मौका मिलेगा। अब एक बात बताओ, आम घर से जो युवा है ना, जो बालक आम घर का, जो देहात का बालक है, वो कहाँ से एकदम एमएलए का चुनाव लड़ लेगा? वो यही स्टेज होती है कॉलेज की, विश्वविद्यालय की, जहाँ वो लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ वो भरोसा दिलाते हैं युवा साथियों की भी हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, जहाँ वो सीखते हैं, संघर्ष करते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। यही जरिया, यही से शुरुआत होती है, यही जरिया, यही इन्होंने बंद करवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज के समय आपने भी एग्जाम्पल दिया एचयू का, उसके बाद में आपने देखा ये काकसर वाला भी नर्सिंग वाला भी मामला चला हुआ था, उससे पहले उसके बाद हमने जीजीयू वाला भी किया था, उससे पहले हमने बरवाला भी किया था। जहाँ भी ये आंदोलन चलते हैं छात्र, उससे पहले हमने लुवास वाला भी हमने ख़त्म किया था। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। जी चुनाव बंद कर दिए। चुनाव एक ऐसा जरिया था जहाँ पे लोग इनकी आवाज़ उठाते, जो अपने आप को साबित करते। वो स्टेज बंद कर दी। जब तक वो स्टेज नहीं खुलेगी, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये विश्वविद्यालय में ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, काकसर का आपने नाम लिया, आपकी ही विधानसभा का गांव है नारनौंद का, और फिलहाल आपके विधायक हैं जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के, वो भी युवा हैं। जब मैं जस्सी पेटवाड़ का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला और दिव्य चौटाला पर जो कहने की आरोप लगाया, उन्होंने सीधा सीधा कहा ये राजनीति नहीं कर रहे, व्यापार करते हैं। यानी कि बिजनेस करने के लिए जो है वो राजनीति में है। इनका ध्येय लोगों की समस्याओं से रूबरू होना नहीं है, लोगों की समस्याओं का निदान करना नहीं है। इनका ध्येय राजनीति में पैसा कमाना है, और वही इन्होंने किया। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे दोनों भाइयों पर। मैं ये सवाल मायूदा जियों से ही करना चाहूँगा, उनके पास ये पैसा कहाँ से आ गया? फिर अभी वो भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना। एक तो समय वो था जब ये बोलते थे कि भाई मैं तो आम घर का बालक हूँ, भाई मैं तो सब कुछ बिक गया, मैं तो कुछ भी पल्ले नहीं है, आप ही लोग हो जो सब हो। फिर अब वो पैसा कहाँ पे आ गया? हमको चंदा मिला होगा ना, तो चंदा किस लोगों ने चंदा दिया ना, वो कहाँ से आ गया? इसने अभी सवाल उठाया आपने दिग्विजयजियों पे और दुष्यंत चौटाला के ऊपर। भाई अगर वो उनका सेटअप है, वो अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे कर रहे हैं, तो इसमें विधायक जियों को किस बात की समस्या आ रही है? कम से कम मैं एक सवाल विधायक जियों से करना चाहूँगा, अपनी बात तो कर दियो। एमएलए बनने के बाद मुझे आप एक काम बता दीजिए जो हमारी विधानसभा उन्होंने करने का काम किया। एक काम, सिर्फ गोडे मोड़ने, चल ठीक है गोडे मोड़ दिए, चले गए, बैठ गए। आप वो पीछे की वो वीडियो भी वायरल हुई थी, वो हमारे विधायक जी पानी में चले हुए थे जब फसल खराब हुई थी। ऐसे बोले थे कि भाई अभी वीडियो आ नहीं रही है, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, पानी अच्छे से पानी अच्छे से दिखाओ। वो हुई थी वायरल। हाँ वो वायरल। ये सिर्फ सोशल मीडिया के नेता हैं, भी जमीन के नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जिस समाज ने, जिस हल्के ने नेतृत्व दिया, उसके बाद उस विधानसभा में बदलाव क्या लेके आए हैं? मुझे एक बदलाव तो आप गिनवा दीजिए कम से कम। अभी आपने अभी काकसर वाला मामला हुआ था, उसमें भी आपने देखा मुश्किल से करके वो समाधान करवाया। ऐसे ऐसे केस हमारे हल्के में हो रही हैं, उसके बाद भी पता नहीं विधायक जी क्या कर रहे हैं। तो उसका जो आप उसमें थे, और शायद आप उस वीडियो में भी साथ थे, जब एक वीडियो वायरल हुई थी जस्सी पेटवाड़ की, उसमें इनेलो के नेता उम्मीद लोहान भी थे, और भी मतलब बाकी पार्टियों के नेता थे, सामाजिक लोग भी थे, कि वो लड़कियां जो है बार बार अपनी बातें बता रही थी। तो जस्सी पेटवाड़ जिस टोन में बता रहे थे इनकी, वो भी एक वीडियो वायरल की गई कि देखो कैसे बच्चों से बात होती है। वो भी एक मामला चला था। वो चला था वहाँ पर। जब मुझे अभी भी याद है, जब हमारी थे वहाँ पे, हाँ मैं वहाँ पर मौके मौजूद था। जब मुझे अभी भी याद है, जब वहाँ पर हमारी बहनों को खेतों में भगाया गया था, उसके बाद हम मौके पे वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पर कुछ नेता ऐसे थे, वो सिर्फ धरने को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ पर समाधान चाह रहे थे। इसलिए वो चाहे थे कैसे भी कैसे करके दबाव बना करके धरने को उठाया जाए। अब वो मुझे पता नहीं कि भी वो नर्सिंग वाले कॉलेज के साथ क्या उनकी सेटिंग थी और ऐसा क्या उन्होंने उनका फ़ायदा करवा रखा था। अब वो इस बात का मुझे पता नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप इनसो में है, और अगर मैं इनेलो की बात करूं, आईएसओ उनका छात्र संगठन है, और जिस तरीके से युवा सम्मेलन हो रहे हैं प्रदेश में, वो इनसो भी कर रही है और आईएसओ भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आईएसओ की तरफ से लगातार ये भी दावा किया जाता रहा है कि हम सबसे ज़्यादा युवाओं को भाग्यदारी देंगे। करण चौटाला लगातार कह रहे हैं, अर्जुन चौटाला लगातार कह रहे हैं,
कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो युवाओं को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दी जाएगी, पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला ने ये भी कहा कि हमारी सरकार तो बहुत पहले बन जाती। उन्होंने एक शब्द का यूज किया, वो शब्द तो मैं नहीं बोलूँगा, कि कुछ लोग ऐसे हमारे घर में थे, यानी कि सीधा सीधा वो दिग्विजय दुष्यंत के बारे में बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हमारे साथ थे, उनकी वजह से राज आता था चला गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बात की युवाओं को हम जगह देंगे, हम युवाओं को भविष्य देंगे। अभी युवा इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके अंदर युवा गायब कहाँ पे हैं? युवा तो है नहीं उनके अंदर। जब ये सम्मेलन युवा के नाम पे कर रहे हैं, युवा वहाँ पर है नहीं, सारे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो युवा इनके प्रोग्राम में युवा ही नहीं, तो वो युवा का भविष्य कहाँ पे देंगे? ये कौन सी जगह देंगे युवा को? आपको बताना चाहता हूँ, युवाओं के लिए एकमात्र जो जगह है वो सिर्फ जजपा है। वहीं पे युवाओं के लिए स्पेस है। जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, जिस युवा को राजनीति में आके एक समाज को सही जगह लेके जाना चाहता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप पूरी पार्टी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूरी नैलो के अंदर युवा कहाँ? युवा तो बचे नहीं है, युवा नहीं है। आपको क्या कारण लगता है? क्योंकि आप भी चलो छात्र नेता तो हुई, वैसे भी आम जीवन में आपके सारे दोस्त यार दोस्त तो हैं ही, अलग अलग पार्टियों में हैं, तो मतलब ऐसे बात होती होगी, मतलब युवा आप कह रहे हो कि वहाँ ज़्यादा नहीं जाते उनके प्रोग्रामों में, तो आखिर क्या वजह है? वो क्या डर है उनको? क्या उनको अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, अभय चौटाला या अन्य जो नेता है इनेलो के या ISO के, क्या उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलता? देखो, असली बात पता क्या है, मतलब खुल के बताओ, आपके तो हाँ साथी लोग बताते होंगे नहीं ना। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप मेरा सवाल और थोड़ा तरीके से पूछता हूँ मैं। आपने कहा कि दिग्विजय के साथ जब हम बैठते हैं, दुष्यंत के साथ जब हम बैठते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम भाई से बात कर रहे हैं, यानी कि आपने कहा वो कोई फर्क नहीं दिखाते। लेकिन आपने कहा कि ISO के युवा सम्मेलनों में युवा नहीं आ रहे, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, यानी कि उम्रदराज लोग आ रहे हैं। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह है कि जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, दिग्विजय चौटाला जी हैं, वो युवाओं के बीच में रहते हैं, वो मौसमी नेता नहीं है। एक्चुअल पता क्या बात है, वो युवाओं के बीच में रहते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। जैसे BHPSC का मुद्दा था, हाँ। वो दिग्विजय चौटाला जी ने उठाया था। जहाँ भी ये लगता है ना कि युवाओं की बात आती है या छात्रों की बात आती है, वो मुद्दा उठाने का काम करते हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। भी हमारा भरोसा कहाँ जमता है? हमारा भरोसा वहाँ जमेगा जहाँ कोई हमारी बात कर रहा हो, जहाँ कोई हमारी आवाज़ उठा रहा हो। अब वो लोगों के बीच में तो रहते नहीं है। अभी कुछ दिन से युवा योद्धा के प्रोग्राम करने शुरू किए हैं, आप 2 महीने रुक जाओ, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। भाई, इस उम्र में जो एनर्जी होती है ना, युवा के अंदर जो एनर्जी होती है, वो आप 10-20 साल बाद नहीं मिलेगी वो। इसलिए भी युवा चाहता है कि हमारी एनर्जी, हमारी सोच वहीं पे, एनर्जी वहीं पे लगाएं जहाँ हम समाज के लिए कुछ निकाल पाए। हम किसी के साथ जुड़ जाएं, वो लोग घर पे बैठे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, एक जो लोग हमारे बीच में आ रहा है, जो लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो उनको मजबूती देने का काम करेंगे ना। इसलिए आज के समय में अगर युवाओं के लिए कोई ऑप्शन है तो वो दुष्यंत चौटाला जी हैं और दिग्विजय चौटाला जी हैं। मुझे अच्छे से याद है जब दुष्यंत चौटाला पहली बार हिसार से सांसद बने थे, युवा सांसद 2014 में, तो जो युवाओं का संगठन था INSO, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब पार्टी अलग होगी, JJP बन गई इनेलो से निकल के, और जींद का बाई इलेक्शन होता है या फिर और चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनाव आते हैं, तो जननायक जनता पार्टी को जो 10 सीटें मिली थी 2019 में, तो सबसे ज़्यादा जो थी भागीदारी वो युवाओं की थी, सबसे ज़्यादा मेहनत जो थी वो युवाओं की थी। युवाओं ने माहौल बनाया, यानी कि जो दिग्विजय की सेना थी, हम उसको INSO कह लें या दिग्विजय की सेना कह लें, वो बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुई, बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई JJP के लिए, कि चुनाव के वक्त पूरा माहौल बनाया। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला ने अपना समर्थन BJP को दिया और वो समर्थन में उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद वो जो भी काम करा पाए नहीं करा पाए, वो सारी की सारी बातें नफा नुकसान बताते हैं, सब लोगों को पता है। तो लेकिन एक विश्वास सा कहीं ना कहीं खो बैठे हैं, आम लोग भी इस बात को बोलते हैं, और बहुत बार दुष्यंत चौटाला भी मान चुके कि हमारी गलती थी समर्थन देना उनको। ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो होना ही था, सरकार तो बनती थी, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता, कांग्रेस से जा नहीं सकते थे, वो BJP में चले गए। यानी कि उनको उस वक्त जो ठीक लगा, उनका जो फैसला था वो किया, और एज ए डिप्टी CM वो जो काम करवा पाए, जो प्रयास किए वो आपने किए। लेकिन जो विश्वास कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है, कुछ युवा आपसे छिटक कर अन्य दलों में चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग दलों में जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं विश्वास जो खोया है, आपको लगता है फिर से उस विश्वास को बना पाएंगे? देखिए, उस समय की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से पार्टी ने फैसला लिया, और
अपना क्या अपना समर्थन। हाँ अपना समर्थन दिया सरकार में। और उस समय जो लगा कि भाई जिन लोगों ने 10 सीट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया सरकार में, तो उनको लगा कि भाई हम इन लोगों का काम करेंगे, हम साथ रह के बदलाव लाने का काम करेंगे। लेकिन वो गलत साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी सरकार का पता ही भी, वो तो सिर्फ एक यूज करने का मतलब उनका तो। लेकिन आपने बोला क्या दोबारा भरोसा दिला पाएंगे? देखो, जो गलती पे गलती करे वो शैतान होता है, और जो गलती करके सुधार ले वो इंसान होता है। वो कभी गलती ना करे वो भगवान होता है। अब भगवान तो कोई धरती पे है नहीं, सब इंसान ही है। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी अगर जिस तरीके से अभी दिग्विजय जी और दुष्यंत चौटाला जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाना काम कर रहे हैं, इस अगर इस हिसाब से लोगों के बीच में जाते रहे, उनकी आवाज़ सुनेंगे, तो ज़रूर आप कुछ समय के बाद देख लेना, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा बदलाव आएगा जो जितना जो आपने भरोसे की बात की है वो उससे भी 2 गुना होकर वापस आएगा। और मजबूती से हरियाणा के अंदर, प्रदेश भर के अंदर एक मजबूती से एक युवा के रूप में उभर के आएंगे। अच्छा डाणा साहब, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लगातार आप अलग अलग आंदोलनों में शामिल रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें आप बताना चाहिए जहां पर मतलब लाठीचार्ज हुआ हो, आपको अरेस्ट किया गया हो, आपको हिरासत में रहना पड़ा हो, हवालात में रहना पड़ा हो, या एक होता ना, क्योंकि जब आंदोलन जो होता है ना उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो कोई ऐसी चीज़ें आपको लगी हो कि यार उसमें बड़ा खतरनाक था, वो मंजर बड़ा खतरनाक था, मार पिटाई भी हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं की हुई है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कुछ याद हो चीज़ें कि यार वो बड़ी खतरनाक चीज़ थी? जब ये राजकुमार सैनी वाला वाक्य हुआ 2016 के बाद में, उसके बाद में हमने 17-18 को कंटिन्यू आंदोलन किए। उस समय जींद में राजकुमार सैनी की रैली थी और हमने उस रैली का विरोध कर रखा था। तो ये शाहपुर कंडेले की बात है, ये वहाँ पे पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए पहली बार। भाई पहले हम ये सोचते थे कि भाई कोई यहाँ पे कोई सिंपल धुआं निकलता हो इनके अंदर से, कि वहाँ में पता चला कि भाई ये धुआं नहीं निकलता है, ये तो जान निकलती है आँखों से, आंसू पानी, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। वो जब फेस किया था ना, उस समय में पता चला था कि भाई ये आसान संघर्ष नहीं है। उसके बाद हमारे पर मुकदमे लगे, फिर हमने जेलें काटी भाई, चाहे वो हिसार में जेल में जाने की बात हो, चाहे वो जींद जेल की बात हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र जेल की बात हो। आसपास किसी कोई जेल नहीं जहाँ पे हम नहीं भेजे गए सरकार के द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो मुकदमे लगाए गए थे वो उससे पहले हुड्डा सरकार में हमारे पर लगाए गए थे, फिर बीजेपी सरकार में लगाए गए। तो ये क्या मामला क्या है कि जब एक घर से हम संघर्ष में निकलते हैं ना, हमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है। भाई 2-2 महीने हमने जेलें काटी हैं, 6-6 महीने हम जेल में रहे हैं, 8-8 10 महीने भी हमने जेलें काटे हैं, भूख हड़तालें की हैं, घर से सब कुछ हमने गवा दिया है। इतना फेस करना पड़ता है। ये बदलाव कहने का नाम नहीं है। बदलाव के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। हमने अपनी जवानी सेक्रीफाइस कर दी। जब ये राजकुमार सैनी वाले वाक्य हुआ तब मैं 18 साल का था। हम ये 2016 की बात है, अब 2026 लगी, 10 साल हो गए। हमने अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस की, हमने अपने काम धंधे सेक्रीफाइस किए, हमने अपनी जवानी सेक्रीफाइस कर दी। एक इंसान को बदलाव लाने के लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर करना पड़ता है, और पता नहीं हालात में किस किस की क्या क्या झेलना पड़ता है। पहला जब डांडा साहब आप पर मुकदमा हुआ था, थोड़ा सा आपको याद हो बताना चाहेंगे कि किस सन में आप पर किस मामले में पहला मुकदमा लगा, पहली बार आप जेल गए हो लाइफ में पहली बार? देखो, पहली बार मैं जेल गया था 2016 के अंदर ही, जो ये राजकुमार सैनी वाला वाक्य था। उससे पहले 1-2 मुकदमे लगे थे हमारे पर कॉलेज के ही। वहाँ पे हम क्या बात है कि जब स्टूडेंट कोई भी ना निकलता ना भाई आवाज़ उठाता है, हमने यहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, कॉलेज से स्टार्ट करी। तब कॉलेज की बात है, ये 2016 में हमारे पर पहला मुकदमा लगा था। ये 16 अक्टूबर की बात है। उस टाइम हमारे पर पहला मुकदमा उसी दिन लगा था। उसके बाद राजकुमार सैनी के बाद अलग अलग मामले आप पर लगे, तो सबसे लंबे समय तक आप कौन सी जेल में रहे? जैसे आप हिसार भी रहे, जींद भी रहे, और भी जगह रहे। सबसे लंबे समय तक हिसार जेल के अंदर। कितना समय तक रहे आप वहाँ पे? हम 6-6 महीने भी रहे हम जेल में। हाँ। तो जेल का कैसा, पहली बार आप जब जेल में गए थे, पहली बार लाइफ में पहली बार जब आपने जेल काटी, तो क्या कुछ उस मन में ख्याल आया जब पहली रात को आप सोए जाके? तो तब मैं पहली बार भी, मुझे याद है, हम पहली बार जेल में गए थे। हमारे अंदर किसी भी तरह कोई डर नहीं था, ना कोई वो था। हमारे मन में सिर्फ इतना था कि हम कुछ बड़ा करके आए हैं, क्योंकि पहली बार मैंने आपको बताया कि सैनी वाले केस में मैं अंदर गया था। उस टाइम में हमें ये था कि हमने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो समाज को तोड़ने का काम करता है, जो समाज को बांटने का काम करता है, और हमने उस इंसान को सबक सिखा करके संदेश देने का काम कराया था कि भाई
समाज की एकजुटता होती है, ना कि इसको तोड़ने का काम किया जाता है। जो लोग समाज को तोड़ने का काम करेंगे, हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। उसके बाद हमने जेल में गए तो हमने ये लगा था कि भाई आज कुछ अच्छा करके आए हैं। हमें तो बिल्कुल बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी कि आज हम जेल के अंदर हैं तो मतलब हमारी गिनती ऐसे लोगों में है, कम से कम हमने एक बदलाव की शुरुआत करी है। बाकी जो कैदी आपसे मिले होंगे, पता तो लग ही जाता है कैदियों को, और वो जेल में तो प्रचलन भी होता है, क्योंकि मैं भी लोगों से जब मिलता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने जेलें काटी हैं, तो जब ये इंटरव्यू करते हैं ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड बताते भी है कि जब जेल में कोई भी आता है तो जो पहले से जेल में रह रहे होते हैं वो उनसे पूछते भी हैं भाई किस मामले में है, कहाँ का है ना, एक होता ही है। तो जब आप लोग पहली बार जेल में गए तो बाकी कैदियों का क्या व्यवहार था आपके साथ? हमारे साथ तो देखो 3-4 तरह लोग होते हैं। एक तो भाई जिन्हें मजबूरी में भाई अपना बदमाशी लाइन में घुसना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की निजी पर्सनल वो जाती है। कई ऐसे होते हैं जो चोरी डकैती में जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि भाई जो छेड़छाड़ के मामले में जाती है। हमारा जो जेल में जाने का जो मोमेंट था वो इन सब से हटके था। हमारा जो मोमेंट था, हम ना तो खुद के लिए गए थे ना कोई परिवार के लिए, हम इस समाज के लिए गए थे। सामाजिक तौर पे सामाजिक तौर पे तो वहाँ पे जितने भी साथी में उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे साथ व्यवहार किया और बड़े अच्छे से हमारा मान सम्मान भी किया हमारा वहाँ पे। अच्छे से आपका एप्रिशिएट। हाँ बिल्कुल, हमारा अच्छे से मान सम्मान किया। बल्कि अच्छा लगा कि भाई यहाँ भी ऐसे रहते हैं लोग हैं जो समझते हैं कि भाई कोई साथी अगर समाज की आवाज़ उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करने का काम भी करते हैं। 2016 का जो वाकया हुआ था राजकुमार सैनी वाला, और उसमें कहीं ना कहीं संदीप भारती भी आपके साथ थे, आप 5 लोग थे। तो संदीप भारती से और आपकी जो है वो राहें अलग कैसे हुई? आखिर क्या वजह थी कि पहले तो एक दूसरे के लिए जीते मरते थे, है ना, एक दूसरे का साथ देते थे, क्या वजह रही कि राहें अलग अलग होगी? देखिए हमारी अभी भी कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं है। मेरे गांव के साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आज भी हमें कोई वो इससे वाला मामला ही है। पर उन्होंने उस समय पे लोकसभा के समय पे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और हमें उस समय कोई पार्टी ज्वाइन करनी नहीं थी। हमें हमारा जो संगठन था केसों में इसी को कंटिन्यू करना था, इसलिए वहाँ पे हमारे विचार तालमेल नहीं बैठा तो हमने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। वरना हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हमारे गाँव के ही हैं। आपके गाँव के संदीप भारती भी अलग अलग मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आते रहते हैं हर मामले पे। तो लेकिन उनको लेकर भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है, उन पर आरोप लगता है, क्योंकि आपको साथी रहे, आपके गांव के है, कि वो कहीं ना कहीं प्लांटेड है, वो सरकार के प्लांटेड है, और प्लांटेड रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम दिया होता है। तो संदीप भारती पर भी ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए जब तक मैं साथ रहा हूँ, जब तक हम साथ रहे भी, हमें तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं उनके अंदर। भाई देखो वो अलग मामला है, लोगों की अपनी अपनी पर्सनल निजी राय होती हैं, वो उनकी सोच है। आज उनके और मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम साथ थे, इस बात का तो मुझे पता है, उन्होंने कोई प्लांटेड नहीं थे, ना उन्हें आज तक कभी कोई पैसे वैसे लेके उन्होंने काम किया। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और समाज में एक संघर्ष करने का उन्होंने बड़ा काम किया है। अच्छा, पैसे लेने की बात ध्यान आई, मैं किसी और छात्र नेता का इंटरव्यू कर रहा था, वो ISO के हैं, साहिल दीप कस्मा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी संगठन का, लेकिन संगठन तो 3-4 ही है मैन तो हरियाणा के लिहाज से देखें, कि कुछ छात्र नेता ऐसे भी हैं जो छात्रों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। भाई कोई किसी की री आ गई या कोई एग्ज़ाम क्लियर कराना है या और जो भी पढ़ाई के दौरान जो भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको क्लियर कराने के नाम पे भी ऐसे पैसे ऐंठ लेते हैं। ये मैं पूर्णतः 100% सहमत हूँ इस बात से। सहमत है? हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैंने भी खुद ऐसे उदाहरण मेरे भी सामने आए हैं, भी मैं नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, कि लोगों ने एडमिशन के नाम पर पैसे ऐंठे हैं, लोगों ने क्लियर करवाने के नाम पे पैसे ऐंठे हैं। उनका काम कोई छात्रों के लिए बदलाव का काम नहीं होता। उनका काम इतना होता है भी 1-2 हल्का का जानकारी करी बीवीसी के साथ में या प्रिंसिपल के साथ में, चाहे कॉलेज में चाहे विश्वविद्यालय में हो, और ये दिखाए कि भी इनके खास हैं। और कोई भी नया स्टूडेंट आता है उसको अपने खोपचे में लेते हैं, उसको बोलते हैं कि भी हम आपके एडमिशन करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, जबकि एडमिशन में ऐसा तो कुछ होना होता ही नहीं। वो सिर्फ पैसे ऐंठने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे तथाकथित नेता हैं। आपकी इन सब में भी ऐसे नेता हैं? नहीं, इन सब में तो मैंने ऐसा देखा नहीं है, इन सब में तो नहीं है, लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे छात्र संगठन अलग संगठनों हाँ, अलग संगठनों में है, मैंने देखा। मतलब ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैं इस बात से 100% पूर्णतः सहमत हूँ, ऐसा बिल्कुल होता है। आज के समय में हरियाणा में कौन ऐसा छात्र नेता है जो छात्र जेन्युइन आवाज़ उठाने का काम कर रहा हो? कोई है ही नहीं। अच्छा डांडा साहब, जब भी आपने कदम रखा छात्र राजनीति में, तो कहीं न कहीं आदमी ये सोच कर आता है कि मैं छात्र राजनीति के बाद चुनावी राजनीति भी आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा। हर किसी का सपना होता है विधायक सांसद बनना, है ना, कहीं न कहीं उस लेवल तक जाना।
और अच्छी बात भी है, हर किसी को सोचना भी चाहिए और सपने देखने भी चाहिए। सपने देखेंगे तभी सपने पूरे होते हैं। तो चुनाव लड़ने का कोई आपका इरादा आगे का है, ऐसी चीज़ें मन में? देखिए आगे का किसको क्या पता भी कल क्या हो जाए, हमें आगे कुछ नहीं पता होता, लेकिन मैं इतना मेरा जरूर मानना है कि जो लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। और ऐसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी है, जो एक सोच रखते हैं समाज को बदलने की, तो फिर राजनीति में आएगा कौन? मेरा ये सवाल है कि उसके बाद कौन आएगा? वही लोग आने चाहिए जो उनकी बात करें, जो उनके मुद्दे उठा रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ भी जनता को सपोर्ट भी करना चाहिए। भी जो लोग आपकी लड़ाई लड़के जमीन से घर से निकल करके आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करोगे, फिर सपोर्ट किसको करोगे? इन तथाकथित नेताओं को। इसलिए मैं ये मानना है कि जो ज़मीन पे संघर्ष करता है, जो गैर राजनीतिक जो भी संगठन है, उनको भी राजनीति में जरूर आना चाहिए। अच्छा, जो ये एक उम्र होती है ना, जो कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली लाइफ होती है, तो इसका भी एक अलग ही मज़ा है ना। कच्ची कच्ची उम्र होती है, सारे काम करने को मन करता है, और आप जो है आपने रास्ता पकड़ा है छात्र राजनीति का, संघर्ष का रास्ता, जिसमें लाठियां हैं, डंडे हैं, जेलें हैं, मुकदमे हैं, FIR है, मतलब बहुत कुछ है। तो मतलब कैसे एडजस्ट करते हो अपनी लाइफ को? आपके जो बाकी साथी हैं वो अपनी जो है कभी मूवी देख रहे हैं, है ना, एक अपने दोस्त बना रहे हैं, और बहुत सारे युवा जो है नशे की तरफ भी चले जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो ऐसे मतलब आपको कहीं की खींचती नहीं वो चीज़ें कि यार छोड़ यार, कहाँ इस बोरिंग काम में, अब इंजॉय करते, चिल करते लाइफ का? क्योंकि अधिकतर लोगों का ध्यान वही होता है, क्योंकि कॉलेज की लाइफ जो एक मस्त लाइफ होती है। स्कूल के बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है तो एक बड़ा खुलकर जीता है। तो ऐसा मन में आता है कभी? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे से। ये बहुत बार मन में आता है। जब हम विश्वविद्यालय में जाते हैं, हम तो वहाँ धरने में बैठ के इंकलाब जिंदाबाद, ये करो वो करो, हम तो ये करते हैं, और पास से कुछ ऐसे लोग भी गुजर जाते हैं जो पीछे लड़की बैठा रहे हैं, वहाँ घूम गेड़ी मार रहे हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं भाई, कोई मूवी देखने चला गया, कोई अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, कोई गाड़ियाँ घुमा रहा है। बहुत बार मन में आता है कि यार कहाँ इस झंझट में फंस गए यहाँ पे। शायद धरना रखो, वहाँ पे शायद 100 घर छोड़ के ना अपना, फिर अगले दिन क्या रहा, जेल में सोना पड़ जाए, वाद में सोना पड़ जाए। बहुत बड़ा सा मन में आया है। लेकिन फिर हम जब हमारे शहीदों को याद करते हैं, जब शहीद आजम भगत सिंह को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं, तब हमें ये चीज़ याद आती है कि भाई असली जो जीवन का हमारा जो ध्येय है ना, जिंदगी एक बार मिलती है भाई। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे और समाज को बदलने का हम काम करेंगे। आप एक बताइए, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार दिया, आदमियों में और जानवरों में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? जानवर अपने लिए जीते हैं, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, ये काम जानवर भी करते हैं। फिर आदमी में फ़र्क क्या रह गया? आदमी में यही फ़र्क है, इसके अंदर सोचने की क्षमता है, उसके अंदर कुछ बदलाव की क्षमता है, यही एक फ़र्क है। इसलिए हम अपने आप को आदमियों में गिनती करते हैं, इंसान में गिनती करते हैं। और हमें जो हमें जन्म मिला है, हमने इस जन्म को इस समाज के लिए अपना समर्पित कर दिया। चाहे कितने मुकदमे लगे, कितने में जेलों में जाना पड़े, चाहे हमारा घर में सब कुछ बिक जाए, लेकिन हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई हमने शुरू की थी 2016 को, उस लड़ाई को हम मुकाम में आखिरी मुकाम तक पहुँचाने का जरूर काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो छात्र नेता हैं बड़े, जैसे निर्मल चौधरी हैं राजस्थान से, या हम दिल्ली की बात करें या और जगह की, तो ऐसे आप किसी से मिले हों या आपको अच्छा लगा हो, या कोई ऐसा कोई भी नेता और किसी प्रदेश से हो, कोई पार्टी का भी नेता हो, कि उनका अंदाज आपको पसंद आ गया, वो दबंग अच्छे से उठाते हैं? नहीं, बड़े अच्छे हैं अपने निर्मल भाई, तो बड़ा हम भी देखते हैं यहाँ से, लेकिन आज तक हम कभी मिले नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं तो बड़े समाज की लड़ाई लड़ने का काम भी करें। ऐसे लोग भी हैं कि देखो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ना पार्टी में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, छात्र बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम तो विश भी यही करते हैं कि भी आगे लड़ाई को और भी जारी रखें। लेकिन वहाँ का और यहाँ का एक फ़र्क तो मैंने देखा है। वहाँ पर क्या है कि छात्र सपोर्ट करते हैं, अरे कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत करता है ना, वहाँ उनको सपोर्ट मिलता। हमारे यहाँ पर सपोर्ट कम मिलता है और बदनामी ज़्यादा मिलती है। हमारे यहाँ तो ये सोचते हैं कि भाई ये कुछ अपना ही फ़ायदा उठा ले जगह। अभी आपने कुछ देर पहले सवाल पूछा राजनीति वाला, हमारे यहाँ बोलते हैं भाई तो कुछ नहीं, इसको राजनीति करनी है। अरे यार, मुझे एक बात नहीं समझ आती, मैं ये छात्रों से जानना चाहता हूँ भी कि जो स्टूडेंट आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप लोग उनको राजनीति में नहीं भेजोगे फिर किसको भेजोगे? एक ये डिफरेंट है यहाँ का और वहाँ का ये फ़र्क है। अच्छा, आखिर में हरकेश भाई, आप अपने युवा साथियों से
चाहे वो स्कूल पास आउट करके कॉलेज में जब एंटर करेंगे, वो यूनिवर्सिटी में जब आएंगे, या फिर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में है, जो आपको सुन रहे हैं, क्या आप आखिरी संदेश आप देना चाहोगे? क्योंकि पिछले 8-10 सालों का संघर्ष आपने बताया कि बहुत सारे मुकदमे हुए, जेलों में गए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता, वो सारा आपने भुगता, कि बहुत सारे युवा नशे की तरफ भी चले जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, तो बहुत सारे हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। तो आखिर में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने युवा साथियों से क्या अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आज के समय जो मैंने कमी फील करी है, देखो नशे करना ये तो चीज़ आपको पता है, ये तो इससे तो बुरी चीज़ कुछ है ही नहीं भाई। हमारे घर वाले में यहाँ पे बेचते हैं, पढ़ लिख कर कामयाब हुए, हम एक उनका नाम रोशन करें घर वालों का, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है जब हम पढ़ाई के दौरान होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का अगर फेस करते समय बहुत सारा दबाव भी होता है। मेरा जो कहना, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, मेरा ये संदेश मेरा ये है कि भाई अगर आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है ना पढ़ाई के दौरान, आपके इस जीवन के दौरान, तो आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आज के समय कोई आवाज़ उठाता नहीं है, वो दबाए जाते हैं। जैसे अब मान लो आप केस उठा लो, कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, उसने क्लास में आवाज़ उठानी शुरू कर दी, सबसे पहला दबाव किसका आता है? जो टीचर उसको पढ़ाता है कि मैं तेरे नंबर काट लूँगा। उससे अगला दबाव किस चीज़ का आता है कि भाई तुझे यहाँ से रस्टिकेट कर देंगे। फिर वो घर पे फ़ोन करते हैं, घर वालों का दबाव आता है। उसके बाद फिर मुकदमे लगते हैं। इतना फीस के अंदर ये ऐसा व्यवस्था बना दी गई है, इसको तानाशाही बोलेंगे हम भाई। जब हमें आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है, जब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे पर आवाज़ उठाने के ऊपर भी मुकदमे हमारे पर लगाए जा रहे हैं, फिर आज़ादी कहाँ, किस बात की भैया? तो मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट को अपनी फ्रीडम के साथ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हम नहीं बोलते भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आप वहाँ पे ये करो, नहीं भाई। घर वाले पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, कामयाब होने के लिए भेजते हैं। पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, अपना फोकस करो, जीवन एक बार मिलता है। लेकिन उस दौरान अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आपके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाज़ उठाना। भाई पढ़ाई के साथ साथ जहाँ में लग रहा है ना गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी एक युवा की, एक छात्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिकेश डांडा भाई, आपने वक्त दिया और सारी की सारी बातें आपने बताई। तो ये थे छात्र नेता रिकेश डांडा, जिन्होंने बड़ा खुली किताब की तरह अपना संघर्ष बताया, कैसे इन्होंने छात्र राजनीति में आए और क्या सोचकर आए, क्यों इनका मन बना। और वो कहते हैं ना कि इतना आसान नहीं होता। और ये बात भी बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, राजनीति में आने के लिए सब सोच रहा होगा, लेकिन उसके पीछे की जो तपस्या है, उसके पीछे का जो त्याग है, उसके पीछे जो भुगतना पड़ता है, वो उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ ये देख लेते भाई हाँ इसको तो मुद्दा चाहिए, राजनीति करता है, इसको तो बोलना है, मीडिया में आना है, या ऐसे वैसे करना है। तो एक बहुत बड़ी तपस्या जो है वो होती है। और बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि युवाओं को जो है वो कहीं ना कहीं नशों से दूर रहना चाहिए। और जब वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, स्टडी में हो, किसी भी मोर्चे पे वो हो, जब उनको जहाँ दबाया जाता है तो उनको दबने की बजाय खुलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए। और एक अपील इन्होंने कही कि उनके माता पिता को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दबाना चाहिए, डरना चाहिए। कि अगर उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है उसका सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए। और ये युवाओं के लिए जो है वो हमेशा सड़कों पर रहते हैं। और जिस तरीके से भी ये यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट है, जैसे मैंने बताया, तो इसी तरीके के हम हर तरीके के लोगों से आपकी बातचीत जो है वो पॉडकास्ट में कराते रहते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? और अगर आपके कुछ सुझाव हो, कुछ विचार हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो भी अपने सुझाव विचार जो है लिख सकते हैं। अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।